हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू पढ़ ले 11th ईस्ट कॉमर्स। मैं हूँ हीर शाह, आपकी बिजनेस स्टडीज़ की एजुकेटर। जैसे हमारा पूरा पोर्शन ख़त्म हो चुका है, हमें पता है, मैंने सोचा आपके साथ एक बार सैम्पल पेपर कर लूँ। सारे ही जो चैप्टर्स है उसके क्वेश्चंस के मैंने सारे ही डाले हैं। ये सैम्पल पेपर जो हम आज करने वाले हैं वो हमारा होने वाला है 40 मार्क्स का। क्यों 40 मार्क्स का? भाई हमारा पेपर खुद 40 मार्क्स का होने वाला है, तो हम 40 मार्क्स का ही करेंगे। देखिए, अभी सबका अलग अलग हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट हमारा कैसे होने वाला है। देखिए, 2 मार्क के हमें 4 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क के भी हमें 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, और फिर 5 मार्क्स के भी 4 क्वेश्चंस आएंगे। कितना हो गया ये? 8, 3 4 ज़ार 12, 5 4 ज़ार 20, 8 + 10 है, 8 + 2 is 10, 1 + 1 2, 2 2 and 4। सो ये हो गया हमारा 40 मार्क्स का पेपर। सो दिस इज़ हाउ आई हैव एक्चुअली मेड द पेपर, ताकि आपको फीलिंग आए कि हाँ हम पेपर लिखने वाले हैं और ऐसे ये होने वाला है। देखिए, सारे क्वेश्चंस कवर नहीं कर पाएंगे हम लोग। मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाले हैं जो इम्पॉर्टेंट है, बट और भी देखिए, अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि ये ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और हम ये ही करके जाए, ऐसा कतई मत करना। देखिए, ऑलरेडी इतना कम कर चुके हैं वो लोग पोर्शन, इतना ही ज़्यादा पोर्शन कम है, उसमें भी अगर हम छोड़कर जाएंगे तो कैसे चलेगा। अभी अगर मैं इंटरनेशनल बिजनेस की बात करूं, उसमें है ही कितना। अभी आप मुझे बोलेंगे बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड टू नेशन करेंगे हम, बट फॉर्म नहीं करेंगे। भाई 2 है, वो भी तो हमें करना ही पड़ेगा। वैसे इंटरनल ट्रेड की अगर हम बात करें, इतना वो चैप्टर में कुछ है ही नहीं कि हम कुछ छोड़ सकते हैं। सो प्लीज़ 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 कुछ भी छोड़ के मत जाइए। ऑलरेडी इतना पोर्शन कम कर दिया है, अब इतने कम पोर्शन में भी अगर हम कुछ छोड़ के जाएंगे तो कैसे चलेगा, बराबर। इसलिए सब कुछ कीजिए, जितना हो सकता है वापस वापस रिवाइज कीजिए, क्योंकि काफ़ी ही पोर्शन कम है। इतनी सारी जो डिफ़िकल्ट चीज़ें थी, प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट, प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्ट, सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सब आपका निकाल दिया गया है। इट इज़ नॉट देयर दिस टाइम, सो व्हाई नॉट डू एवरीथिंग दैट वी हैव। सब कुछ कीजिए, बढ़िया मार्क्स लेकर आएंगे आप लोग। चलो शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेट एनी 2 सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। भाई इतना इजी क्वेश्चन है, एनी 2 सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। जैसे आपको अभी देखिए, हमें काफ़ी सारे पता है हमारे पास कौन से हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, मीडियम टर्म के हो सकते हैं, और हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के। मैंने आपको पहले की वीडियोस में और मैंने आपको लाइव क्लास में भी बताए थे कितने कौन से हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात करेंगे। अब लॉन्ग टर्म में कौन से आते हैं? देखिए, हमारे शेयर्स आ जाएंगे, डिबेंचर्स आ जाएंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स आएंगे, retained earnings, after that financial institutions। ये सारे जो है ये हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। मतलब यहाँ से अगर हम पैसे मिलते हैं हमें, हम लोग इसे काफ़ी ही लंबे समय तक रख सकते हैं। वी डोंट हैव टू गिव इट बैक टू देम वेरी सून। ये तो क्या है, परमानेंट है। ये डिबेंचर होल्डर्स को देने पड़ेंगे, बट काफ़ी टाइम बाद। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले भी जल्दी से पैसे नहीं मांगते। जितने टाइम तक आपको रखना है, 10 साल रखना है आप 10 साल रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो ऑल दीज आर लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्सेस। इसमें से कोई भी नाम लिख दीजिए, आपका काम हो गया। यहाँ पे हमें सिर्फ स्टेट करने के लिए कहा था। ध्यान दीजिए, अगर हमें स्टेट, लिस्ट और एन्यूमरेट ऐसे कोई भी वर्ड्स आए, सिर्फ नाम लिख के छोड़ दीजिए, उसमें आपको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अगर उन्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो लोग कहेंगे हमें, वो लोग लिखेंगे एक्सप्लेन। यहाँ पे तो हमें सिर्फ स्टेट, मतलब हमें सिर्फ नाम पूछे थे, नाम लिख लो, आपका काम हो गया, आपके 2 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल गए। सो व्हाट इज़ द आंसर? हमारे ये 4 में से आप कोई भी 2 लिखिए, आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। सो ये इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द पैरामीटर यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई स्मॉल यूनिट्स। कौन से स्मॉल यूनिट्स है या नहीं है,
उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? गवर्नमेंट ने ऐसे क्या सेट किया है जिसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि ये स्मॉल यूनिट है, मीडियम यूनिट है, माइक्रो है, कौन सा है? सिंस हमें सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में बात है, हमें ऐसा ही क्वेश्चन पूछेंगे, हमें उसके अलावा और कुछ नहीं पूछेंगे। अभी देखिए, अगर स्मॉल यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट हमारी दो तरीके की होती है। जो स्मॉल यूनिट है दो तरीके की होती है। एक होती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, और एक होती है सर्विस यूनिट, जो हमें सर्विस दे रहे हैं। बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, टूरिज्म, ये सारे अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो वो हमारे सर्विस में आ जाता है, सर्विस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और अगर आप स्मॉल यूनिट, हम आपको तभी ही कहेंगे जब आपने प्लांट एंड मशीनरीज जो खरीदी है, आपने जो प्लांट एंड मशीनरीज खरीदी है वो कितने तक होनी चाहिए? इट शुड बी मोर देन 25 lakhs but should not exceed, sorry 10 नहीं, yeah, but should not exceed 5 crores. गलती से 10 लिख दिया, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, बट शुड नॉट एक्सीड 5 crores. ये होता है उनका अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर आपके जो प्लांट एंड मशीनरीज जो आपने खरीदे हैं 25 लाख से ज़्यादा होने चाहिए बट 5 करोड़ से कम होने चाहिए, तब हम आपको स्मॉल स्केल यूनिट कहेंगे। वैसे ही सर्विस के लिए उन्होंने क्या कहा? जो हम इक्विपमेंट्स चाहिए, अगर हमें किसी को कोई सर्विस देनी है तो जो हम इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं, वॉट एवर इक्विपमेंट्स दैट वी आर बाइंग, इट शुड बी मोर देन 10 लाख, 10 लाख से ज़्यादा होने चाहिए, बट शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़, 2 करोड़ से तो वो कम होने चाहिए जो भी हम इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं। अब ये आंसर को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हैज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 25 लाख बट लेस देन 5 करोड़। वैसे ही सर्विस के लिए क्या कह रहे हैं? 10 लाख से ज्यादा बट लेस देन 2 करोड़। ठीक है, इतना कह रहा है। गवर्नमेंट पैरामीटर्स के हिसाब से हम इसको स्मॉल यूनिट कह सकते हैं। बराबर इजी था, इसमें हमें सिर्फ इतना ही, सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ही हमें याद रखना है, बाकी किसी का भी हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर्स? हमें पता है कितने टाइप के शेयर्स होते हैं, सिर्फ 2 टाइप के शेयर्स होते हैं। हमारे कौन से शेयर्स है? एक है इक्विटी शेयर्स और दूसरे हैं प्रेफरेंस शेयर्स। बस इतने ही है। तो इसको अगर हमें आंसर के तौर पे लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? द 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? दैट आर यूज्ड टू रेज फंड्स आर, पहला कहेंगे इक्विटी शेयर्स एंड दूसरा कहेंगे प्रेफरेंस। वो तो नंबर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, विच एवर वी वॉन्ट टू राइट वी कैन राइट इट, प्रेफरेंस शेयर्स, दैट्स इट। ठीक है, देखिए आंसर तो हमें पता था, उसको लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए, दैट ऑल्सो मैटर्स, राइट। सो थोड़ा अच्छे से लिख दिया। अगर आपको ऐसे ही सीधा लिख देना है द 2 टाइप ऑफ शेयर्स आर दिस एंड दिस, दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन, नॉट एन इशू, आप वैसे लिख सकते हैं। बट आई थॉट कि चलो थोड़ा बेटर तरीके से लिखा जाए, थोड़ा जब कोई रीड करे तो उन्हें भी लगे अरे वाओ कितनी अच्छी लैंग्वेज यूज़ की गई है ये आंसर लिखने के लिए। दैट्स द रीज़न आई हैव शोन इट लाइक दिस, बट इट्स कम्प्लीटली फाइन। ये दोनों अगर आपके वर्ड्स आ गए ना, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलो ये हो गए आपके 6 मार्क्स, आपको ऐसे ही दिख गए। 2 2 2 हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अभी 2 मार्क का हमारा लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं? डिस्टिंग्विश एनी वन डिफरेंस बिटवीन होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। हमें सिर्फ एक ही डिफरेंस लिखना है। 2 मार्क का क्यों है? क्योंकि हम होलसेलर का भी लिखेंगे और रिटेलर का भी लिखेंगे। बट है ना, क्या करना है हमें, एक पॉइंट भले ही कहा हो 2 लिख कर आ जाओ। ज़्यादा लिखने के कभी मार्क्स तो हमारे कटते हैं नहीं ना।
सो ज़्यादा थोड़ा सा 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख देंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं मिलने वाले बट मार्क्स भी नहीं कटेंगे, एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने में हमारा इतना टाइम भी नहीं जाने वाला है। सो व्हाट इज़ इट, देखिए यहाँ पे मैं लिख दूंगी होलसेलर और यहाँ मैं लिख दूंगी रिटेलर। अभी होलसेलर कौन होता है? अ पर्सन हु डज ट्रेड इन बल्क इज कॉल्ड होलसेलर। जो बल्क में ट्रेडिंग करता है उसे हम होलसेलर कहते हैं। और वैसे ही रिटेलर कौन होगा? अ पर्सन हु डज ट्रेडिंग इन स्मॉल क्वांटिटी, छोटे छोटे क्वांटिटी में करते हैं ना वो, इसलिए इसे वो कौन होता है? रिटेलर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका लिंक किसके साथ है? यहाँ पे देखिए, अगर आपको चाहिए आप एक और कॉलम बना के बेसिस लिख दीजिए, और सबसे पहला ये हमारा था मीनिंग, और नेक्स्ट अगर मैं देखूँ मैं लिंक के बारे में कह सकती हूँ। होलसेलर कौन है? ही और शी इज अ लिंक बिटवीन, किसके बीच में लिंक है वो? मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। वो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच के लिंक है। और ये किसके बीच के लिंक है? ही और शी इज अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कस्टमर्स। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए आपके पास। अगर और कोई पॉइंट्स है आप अपने से कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट आई वुड सजेस्ट वन थिंग कि आप लोग प्लीज़ बेसिस ज़रूर लिखिए। बेसिस लिखने से है ना अच्छा प्रेजेंटेशन लगता है, काफ़ी ही ज़्यादा देखने में बढ़िया लगता है, टीचर को पढ़ने के लिए भी अच्छा लगेगा। दे वुड लाइक टू गिव यू मार्क्स ऑल्सो फॉर दैट। 1-2 लिखेंगे ये तो सब लिखते हैं, 1-2 के हिसाब से तो सारे ही जगह लिखते हैं, आप थोड़ा अच्छे से लिखिए। अगर आपने अपने बुक्स में भी देखा होगा, हमारे एनसीईआरटी की बुक्स की ही बात करते हैं, हमेशा 3 कॉलम्स बनाए जाते हैं ना, एक बेसिस का और फिर जो 2 चीज़ के बीच में हमें डिफरेंस बताना होता है उसका। सो ऑन व्हाट बेसिस वो हमें उसके डिफरेंस दिख रहे हैं तो वो हमें लिखना ज़रूरी है। इट्स बेटर वी राइट इट। सो यहाँ पे मैंने मीनिंग के हिसाब से बताया और यहाँ पे उनके लिंक के हिसाब से बताया, तो ये दोनों मैंने डिफरेंस बताया। उनके बीच में आपके पास कोई और डिफरेंस है, यू कैन राइट इट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस सिर्फ सही होना चाहिए। ऑब्वियसली सही है तो आपके कोई मार्क्स नहीं काट सकता है, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, चलो ये हो गए हमारे 2 मार्क के क्वेश्चन। 8 मार्क आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, काफ़ी ही ईजी क्वेश्चन आते हैं। जो 2 मार्क के क्वेश्चन है, इट इज़ दीज आर वेरी ईजी। कभी कभी आपको 2 मार्क के क्वेश्चंस में केस स्टडी आ सकती है, बट वो जो केस स्टडी आपको आएगी ना वो बहुत ही ईजी होने वाली है। उसमें आपको सिर्फ बताएंगे दैट, अगर समझिए सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के ऊपर है तो आपको एक बड़ी सी केस स्टडी देंगे और बोलेंगे आइडेंटिफाई विच सोर्स ऑफ फाइनेंस इज प्रेफरेबल ओवर हियर। सो हमें वो सिर्फ सोर्स ऑफ फाइनेंस लिखना है कि कौन सा होगा। 2 मार्क क्यों आपको दे रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि आपने पूरा इतना रीड किया, आपने पूरा समझा। they are checking your knowledge, they are checking how much you have understood the concept। आपको सिर्फ एक नाम लिखना है और आपको उसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। but the reason why it is for 2 marks is because they are checking your concept कि how much you have understood, कितना आपको समझा है ये बराबर से या नहीं। इंटरनल ट्रेड के ऊपर अगर होगा तो आपको पूरी सी केस स्टडी देंगे अबाउट डिपार्टमेंटल स्टोर या तो चेन स्टोर, और पूछेंगे कोई भी मतलब पूरा पढ़ने के लिए कहेंगे, और फिर उसके ऊपर से पूछेंगे विच टाइप ऑफ स्टोर इज इट। सो हमें बताना है, हमें तो सिर्फ 2 है, डिपार्टमेंटल एंड चेन, तो हम लोग उसके बारे में लिख देंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, सो ये हो गए हमारे 2 मार्क के क्वेश्चन। अब आ जाते हैं 3 मार्क के क्वेश्चंस के ऊपर, जो हमें ये भी हमें 4 ही आने वाले हैं। चलो, एक्सप्लेन एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स। हमें डिबेंचर्स के 3 एडवांटेजेस पूछ रहे हैं। हमारे पास काफ़ी सारे हैं, लाइव क्लास में भी मैंने आपको काफ़ी सारे बताए थे। आप अपने हिसाब से कोई भी 3 लिखिए, लिखने के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन करना ज़रूरी है। हेड पॉइंट्स जैसे मैंने आपको हमेशा से कहा है, एनसीईआरटी में हेड पॉइंट्स नहीं दिए हैं, हेड पॉइंट्स मैंने बनाए हैं अपने से और आपको दिए हैं सो दैट इट बिकम्स बेटर फॉर यू। हेड पॉइंट्स अच्छे से अगर याद रखेंगे, कंसेप्ट समझ चुके हैं हम, अच्छे से समझ चुके हैं,
वंस वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, हेड पॉइंट जो दिया है उसका हम एक्सप्लेनेशन अपने आप से लिख सकते हैं. सो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू ऑल हैव टू रिमेंबर ऑल द हेड पॉइंट्स. हेड पॉइंट्स अगर याद रह गए तो उसका आंसर लिखना हमारे लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देता. एग्जाम में हमेशा एक काम कीजिएगा, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आए तो हमेशा ये जो हेड पॉइंट है उसे अच्छे से अंडरलाइन कर दीजिए. अंडरलाइन कर ले इसलिए कह रही हूँ ताकि टीचर का ध्यान वहीं पर जाए. जब उनका ध्यान वहाँ पर जाता है, व्हेन दे सी दैट हाँ इनको ये चीज़ पता है, दे टेंड टू गिव यू मार्क्स. दे डोंट रीड द होल थिंग. एक्सप्लेनेशन नहीं, कभी कभी नहीं, बट दे डू. हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, दे डू दैट. बट अगर आपको हेड पॉइंट पता है तो आप एक्सप्लेनेशन भी सही लिखने वाले हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. यहाँ पे मेरा सबसे पहले तो आप कैसे लिखेंगे, द एडवांस 3 लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, द एडवांटेजेस. मैं आपको आंसर कैसे लिखना है वो भी दिखा रही हूं, ठीक है. द एडवांटेजेस ऑफ इश्यूइंग डिबेंचर्स आर एज फॉलोज. सबसे पहले आप ये पॉइंट लिख दो, कॉशियस इन्वेस्टर्स. सो कॉशियस इन्वेस्टर्स, सो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, डिबेंचर्स आर बेटर फॉर इन्वेस्टर्स who do not want to take risk and want steady income. देखिए एक्सप्लेनेशन हो गया. अगर आपको ये पता था, मुझे पता था कि कॉशियस इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया है, सो मैंने उसका थोड़ा समझा दिया, ऐसे कर दिए. फिर अभी नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल. नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल क्यों, हम लिखेंगे डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी, therefore they do not have any voting rights. So there is no dilution of control. There is no dilution of control. ठीक है, हो गया. ये इतना इजी था हमें लिखना. हमें पता है डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट द ओनर्स, दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. अगर क्रेडिटर्स है, इनको क्यों देंगे हम वोटिंग राइट. वोटिंग राइट अगर इनके पास नहीं है तो कंट्रोल डाइल्यूशन नहीं होने वाला है. नेक्स्ट अगर देखें, नो पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट. नो पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट में हम क्या लिखेंगे, द डिबेंचर होल्डर्स, मैं भी पूरा नहीं लिख रही हूँ, डिबेंचर होल्डर्स क्या कहेंगे, गेट फिक्स्ड इंटरेस्ट, गेट्स फिक्स्ड इंटरेस्ट, फुल स्टॉप. उसके बाद हम कहेंगे दे डू नॉट गेट एनी शेयर फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. वो लोगों को क्या मिलता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट में से उनका कोई हिस्सा नहीं है. अगर कंपनी ने बहुत सारा अर्न किया फिर भी उनको जितना मिलना है इंटरेस्ट उतना ही मिलेगा, बाकी भले ही कितना भी प्रॉफिट क्यों ना बचा हो, दे आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट. ठीक है, ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 6th वाले पर. एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. कोई भी 3 फीचर्स हमें बताने हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के क्या होते हैं. सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर. जो एम्प्लॉयमेंट होती है काफ़ी कम लोगों को वो लोग एम्प्लॉय करते हैं, ज़्यादा लोग नहीं होते. छोटी सी इंडस्ट्री है ना, उन्हें ज़्यादा लोग लगेंगे भी नहीं, इतने कम लोगों को एम्प्लॉय करते हैं ऑन व्हेन वी कंपेयर इट विद द लार्ज स्केल इंडस्ट्री. लार्ज स्केल इंडस्ट्री के साथ अगर हम कंपेयर करने जाए काफ़ी ही कम लोगों को एम्प्लॉय करते हैं. अगर हम कैपिटल की बात करें मीडियम और लार्ज से तो उनका काफ़ी ही कम है. देखने में हमें लगता है अरे बाप रे 5 करोड़ और 2 करोड़ क्या कम है, बट हाँ एक्चुअल में वो कम है व्हेन वी कंपेयर इट विद मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. अच्छा खासा वो कम होता है. सो एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या है. देखिए सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा, सबसे पहले तो हमें क्या लिख देना है, द
ये तो सब जगह हमें आता ही है, हम सब जगह लिखते रहते हैं। द फीचर्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर एज फॉलोज, और हम पहला लिख देंगे क्या होता है, द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड आर लेस, जितने लोगों को हम एम्प्लॉय करते हैं काफ़ी ही ज़्यादा कम होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखिए मैंने आपको कैपिटल की बात कही थी। कैपिटल जो है वो स्मॉल बिजनेस में देखिए माइक्रो से तो ज़्यादा है, बट किससे कम है, मीडियम बिजनेस एंड लार्ज जो इंडस्ट्रीज होती है उनसे तो उनका काफ़ी ही कम है। नेक्स्ट क्या है, लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव इतना नहीं है। यहाँ पे लेबर इंटेंसिव जो हमारे मैन्युअली काम जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव इतनी वो नहीं है। ये 3 पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, मैंने जैसा आपको पहले ही कहा। इफ़ यू हैव मोर पॉइंट्स दैट यू कैन थिंक ऑफ एंड इफ़ यू नो मोर पॉइंट्स यू कैन राइट इट। ये 3 लिखने की कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है, आपको कोई और पता है आप वो लिख दीजिए, पर अगर आपको नहीं पता है ये 3 पॉइंट्स लिख दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको ऐसे कोई और पॉइंट्स पता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो हमारे पास क्या होंगे और ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो जाएंगे फीचर्स के। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं। व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस, व्हाई डू बिजनेसेस नीड फंड्स, एक्सप्लेन। देखिए बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, द मनी दैट द business needs for its growth and survival is called business finance। वो पैसे जो बिजनेस को लगते हैं उसके ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए उसे हम कहेंगे बिजनेस फाइनेंस। जो पैसे बिजनेस के पास है उसे हम कहेंगे बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस क्यों ज़रूरी है, ये आपका तो फर्स्ट हो गया। अभी हम आ जाते हैं उसके सेकंड पार्ट पे। ये देखिए ये लिख देंगे आपको इसका 1 मार्क। अभी ये व्हाई डू वी नीड फंड्स, उसका हमें 2 मार्क है। एक्सप्लेन भी कहा है, हेड पॉइंट्स लिख कर आएंगे नहीं चलेगा, वी हैव टू एक्सप्लेन इट। सो हम लोग क्या कहेंगे, बिजनेसेस नीड फंड बिकॉज, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, ग्रोथ। See, if a business wants to grow, if a business does not want to stay wherever it is, they will need money, right? देखिए अभी मेरा एक छोटा सा शॉप था, मुझे अभी बड़ा करना है, आई वॉन्ट टू ग्रो। इतने में ही मुझे नहीं रहना है, मुझे कुएं का मेंढक बन के नहीं रहना है। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर, आई वॉन्ट टू अ बिग शॉप, मुझे कोई और सिटी में भी अपनी शॉप खोलनी है, उसलिए मुझे पैसे तो लगेंगे, बराबर। सो ग्रोथ के लिए, for the growth of the business so that it can expand itself and can have its industries or a shop in somewhere else also, or if they want large scale manufacturing they will need finance for that। वैसे ही सर्वाइवल के लिए या तो हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी लिख सकते हैं। देखिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी होती है उनकी, बिजनेस को डे टू डे खर्चे लगते रहते हैं, सैलरी देनी है, वेजेस देने हैं उन्हें, डेटर्स को पैसे चुकाने हैं, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, खाने पीने का खर्चा, ये सारे खर्चे भी तो बिजनेस को निकालने पड़ेंगे। ये सारे खर्चों के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। इफ़ दे डोंट हैव मनी हाउ विल दे रन देयर बिजनेस। स्टॉक अगर चाहिए, अगर कुछ स्टॉक लेना है, वॉट एवर दे आर प्रोड्यूसिंग, उसके लिए अगर उन्हें कुछ स्टॉक चाहिए, फॉर दैट ऑल्सो दे आर गोइंग टू नीड मनी फॉर, ओके। सो दैट्स अ रीज़न बिजनेस नीड्स फंड, फंड चाहिए। वैसे ही हम ये भी कह सकते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए भी तो पैसे चाहिए या नहीं। मैं नॉर्मल अगर हमारा भी एग्जाम्पल ले लूँ, इफ़ आई वॉन्ट टू जस्ट सर्वाइव, मैं ज़्यादा अर्न नहीं कर रही हूँ, एकदम ही कम पैसे अर्न कर, बट कुछ तो अर्न करना पड़ेगा मुझे। इफ़ आई वोंट अर्न एनी थिंग हाउ विल आई सर्वाइव, 2 वक्त की रोटी भी कहाँ से मिलेगी मुझे। सो फॉर दैट रीज़न आई विल नीड मनी। सेम वे ओवर हियर, अगर बिजनेस को सर्वाइव करना है लंबे समय तक तो फिर उन्हें पैसे तो चाहिए। अगर उन्हें लॉस हुए जा रहा है, लॉस हुए जा रहा है, तो फिर वो कैसे चलेगा आगे, उन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा, वो तो नहीं चाहिए, उन्हें सर्वाइव करना है। फॉर सर्वाइवल दे विल नीड मनी, विदाउट मनी देयर बिजनेस यूनिट इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव, दे विल हैव टू शट डाउन देयर बिजनेस। ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, और भी पॉइंट्स है, जैसे मैं आपको कह रही हूँ बार बार, आप और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट।
ओके ये हो गए हमारे 7 क्वेश्चन। आ जाते हैं 8वें क्वेश्चन पे। यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन था। आई वाज लाइक आपको मैं अगर यहाँ पे लिख के दूंगी तो आपको जमेगा नहीं ना, इसलिए यहाँ पे अच्छे से आपको लिख के दिया है। ये है 8th क्वेश्चन और ये है हमारा केस स्टडी क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको समझाऊंगी, देखिए केस स्टडी क्वेश्चन कभी भी पूरा स्टार्टिंग से मत रीड कीजिए। केस स्टडी क्वेश्चन को अगर आपको टैकल करना है, बढ़िया तरीका ये है एंड से रीड कीजिए, एंड में क्या क्वेश्चन पूछे हैं। अगर जो हमें क्वेश्चन पूछा होता है, कभी कभी इतना डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि हमें केस स्टडी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती एंड वी कैन राइट द आंसर। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे क्वेश्चंस देते हैं कि एटलीस्ट हमें क्या होता है, इतना जो सारा सोच रहे थे, क्वेश्चन पढ़ने से क्या होगा, हम लोग हमारी थिंकिंग नैरो कर देंगे बिकॉज वी नो ओके दे आर आस्किंग अस फ्रॉम दिस चैप्टर, forget all other 3 chapters, so we will just be thinking about that chapter। और फिर हम जब केस स्टडी पढ़ेंगे, वो केस स्टडी पढ़ने के टाइम पे हम सिर्फ वो चैप्टर के बारे में सोच रहे होंगे। इसलिए ऑलवेज रीड इट फ्रॉम द एंड। एंड में क्या क्वेश्चन पूछा है रीड करते हैं। यहाँ पे क्या कहा है, स्टेट प्रेफरेंशियल राइट स्टेटेड बाय गौरव विच कन्विंस्ड मयंक टू इन्वेस्ट इन मैजिक एस्टेट। प्रेफरेंशियल राइट की बात की है, मुझे तो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। प्रेफरेंशियल राइट, अगर हमने एक क्वेश्चन आपको याद हो किया था, व्हाट आर द प्रेफरेंशियल राइट्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर ओवर इक्विटी शेयर होल्डर, यही इसमें आ सकता है और कुछ आ नहीं सकता। बट स्टिल हम लोग क्वेश्चन रीड कर देते हैं, क्या दिक्कत है, एक बार रीड करने में तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स रीड इट। मयंक हैज सरप्लस मनी ऑफ ₹25 लाख, 25 लाख है उसके पास, विच ही वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट आइदर इन इक्विटी शेयर, या तो उसे इक्विटी शेयर लेने हैं या तो उसे प्रेफरेंस शेयर लेने हैं। 2 रियल एस्टेट कंपनीज है, एक है मैजिक एस्टेट और दूसरी है स्काईलार्क, विथ ऑलमोस्ट द सेम क्रेडिट वर्दीनेस आर लॉन्चिंग देयर पब्लिक इशू। मतलब पब्लिक के पास से फंड रेज करने के लिए वो लोग कुछ भी इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर वो लोग इशू करने हैं उन्हें। मैजिक एस्टेट क्या कर रही है, मैजिक एस्टेट आ रही है विथ प्रेफरेंस शेयर और स्काईलार्क आ रही है विथ इक्विटी। स्काईलार्क एंटरप्राइजेस किसके साथ आ रही है, इक्विटी शेयर्स के साथ। मयंक इज कंफ्यूज्ड अबाउट दीज 2 इश्यूज। मयंक को नहीं पता मैं क्या करूं, मैं इक्विटी लूं या प्रेफरेंस शेयर लूं। He consulted his friend Gaurav, who is a portfolio manager, and Gaurav convinced him to invest his money in Magic Estate. Magic Estate मतलब वो कह रहा है तुम प्रेफरेंस शेयर खरीदो। Due to preferential rights of preference shareholders over equity shareholder, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर। वो कौन से हो सकते हैं जिसकी वजह से गौरव ने मयंक को कहा तुम ये वाले खरीदो। 3 लिखने हैं, इजी हो जाएगा। कौन से 3 आ सकते हैं, सबसे पहला है प्रेफरेंस ओवर डिविडेंड। मैं प्रेफरेंस ओवर डिविडेंड की अगर बात करूं, मैंने आपको कहा था सबको सारे इंटरेस्ट सारे खर्चे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, वो प्रॉफिट में से सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड दिया जाएगा। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। तो इनको प्रेफरेंस मिला, देखिए नाम से ही पता चल रहा है दे आर गेटिंग प्रेफरेंस। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे एंड में, उनके पहले किसे मिल जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। सो दे आर गेटिंग द डिविडेंड वे बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो अगर समझो ऐसा होता कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे देने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए नहीं बचे तो उन्हें पैसे नहीं मिलने वाले, बराबर। सो इसलिए इनको ये प्रेफरेंस मिला। दूसरा क्या है, प्रेफरेंस ओवर पेमेंट। अब कैसे प्रेफरेंस, देखिए सेम, बिजनेस वाइंड अप होने वाला है, उनका काम सही से नहीं चल रहा है, सारे जितने भी जिनसे कर्जा लिया था उन सबको पैसे देने के बाद बिजनेस के पास और भी एसेट बचा हुआ है। ये एसेट को जब बेचेंगे और जो भी पैसे आएंगे सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पैसे दिए जाएंगे, उसके बाद बचा हुआ उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो देखिए यहाँ पे भी उन्हें प्रेफरेंस मिला कि भाई सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं, आपको प्रेफरेंस, आपका नाम ही है प्रेफरेंस तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, इक्विटी वालों को सबसे एंड में देंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे बुक में नहीं है, प्रेफरेंस ओवर प्रॉफिट। काफी बार क्या होता है, कंपनी को एक्सेस प्रॉफिट हो गया, बहुत ज्यादा, इतना सारा प्रॉफिट हुआ, वो लोगों ने
सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड दे दिया, अच्छे खासे अभी भी पैसे बचे हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, फिर भी पैसे उनके पास काफ़ी बचे हैं। दे हैव केप्ट सो मच मनी विद देम, क्योंकि बढ़िया प्रॉफिट हुआ है। अब ये जो उनका और प्रॉफिट जो उनका रिमेनिंग है, जो उन्होंने अभी तक इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं दिए, वो लोगों ने डिसाइड किया ये भी हम लोग चलो बांट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये टाइम पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी जा सकते हैं इनके पास एंड दे कैन आस्क, भी एक्स्ट्रा है ना आपके पास प्रॉफिट, गिव इट टू अस ऑल्सो, क्योंकि हम लोग भले ही हम भी तो ओनर्स हैं। जस्ट बिकॉज हमारा डिविडेंड आपने फिक्स रखा है दैट डज नॉट मीन आप हमें नहीं देंगे। उनको इसमें से भी प्रॉफिट में से जो और एक्स्ट्रा बचा है उसमें से भी उन्हें डिविडेंड मिलेगा। सो ये भी उनके पास एक है बढ़िया सा। ये देखिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले उनका डिविडेंड दे दिया गया और बहुत सारे पैसे बचे। इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को भी डिविडेंड दिया, उन्होंने पूरा नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया और भी जितना देना चाहिए था उतना उन्होंने दिया। सी, हमेशा सारा का सारा नहीं देते, स्टेबल, दे ट्राई टू कीप whatever dividend that they are giving to the equity shareholder kind of stable। जरूरी नहीं है स्टेबल हमेशा होगा, थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है, बट दे ट्राई टू कीप इट स्टेबल मोस्ट ऑफ द टाइम्स। उसके बाद भी और बहुत सारा बचा, तब प्रेफरेंस शेयर वाले आएंगे और कहेंगे कि हमें भी आप इसमें से पैसे दीजिए, इवन इट इज़ आवर राइट टू गेट दैट मनी फ्रॉम दैट प्रॉफिट। सो ये हो गए हमारे 3 प्रेफरेंस शेयर होल्डर के प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये 3 लिखिए, देखिए बुक में हमारे सिर्फ 2 है, ये तीसरा मैं आपको बता रही हूँ, ये लिख दीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा। बराबर 3 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल गए। इतना बड़ा केस स्टडी था, मुझे पूरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही आपको पड़ेगी। आप एंड का पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बट स्टिल इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड कि भाई नहीं एक बार पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, डू दैट, इट्स कम्प्लीटली फाइन। आपके 2 मिनट जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो, ये 3 मार्क के भी हमारे क्वेश्चन हो गए। 20 मार्क का पेपर हमने अटेम्प्ट कर दिया है। अब आ जाते हैं हम लोग 5 मार्क्स के ऊपर। मैंने यहाँ पे आपको 3 मार्क्स में बाय द वे एक भी ऑप्शन नहीं दिया है, बट आपको एक ऑप्शन आने की संभावना है। आप लोगों को 3, देखिए 2 मार्क के सारे कंपलसरी है, वी हैव टू डू ऑल 4। 3 मार्क के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे सकते हैं कोई भी एक क्वेश्चन में, कि आइदर अटेम्प्ट दिस और दे विल गिव यू और करके एक और क्वेश्चन देंगे, और and one more question they are going to give it to you and you can decide which one you want to choose। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं। ये आ गया हमारा 9th क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर एंड मल्टीपल शॉप ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए कह दिया है कौन से बेसिस पे करना है, लोकेशन के ऊपर, क्रेडिट फैसिलिटीज के ऊपर, उसके बाद सर्विसेज ऑफर्ड के ऊपर, फिर क्लास ऑफ कस्टमर एंड लास्ट है प्राइसिंग। ये 5 चीज़ों के ऊपर ही आप सिर्फ डिफरेंशिएट करेंगे। आपको और कोई किसी और पे भी आपने अगर कर लिया, आपके मार्क्स कटेंगे। दे हैव आस्क्ड यू राइट कि आपको इस पे ही करना है, तो एक्स्ट्रा क्यों करें, जितना बताया है उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं। मैंने आपको सारे पॉइंट्स इसलिए दिए हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं ना आपको एग्जाम में यही 5 आए, आपको कोई और चीज़ों के, कोई और बेसिस के ऊपर भी आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कह सकते हैं। दैट्स द रीज़न आई हैव गिवन यू ऑल, बट यू जस्ट हैव टू डू एनी 5, नॉट एनी 5, ये जो बेसिस हमें दिए हुए हैं उसके बेसिस पे। लोकेशन की अगर हम बात करें, जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं वो सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, मैंने आपको ये पहले भी समझाया है। मानो ये आपका एरिया है, डिपार्टमेंटल स्टोर आपके यहाँ पर होंगे, बट ये जो हमारे चेन स्टोर की हम बात करें, वो लोग ऐसे जगह पर होंगे जहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है ऑलरेडी, तो वो लोग वहाँ पे खोलेंगे। ये लोग क्या करते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर वाले अट्रैक्ट करते हैं कि आप आइए हमारे पास। चेन स्टोर वाले क्या कहते हैं, नहीं आप मत आइए, हम आ जाते हैं आपके पास। सो ये क्या होता है, सेंट्रली लोकेटेड। ये मल्टीपल प्लेस पे होता है वेयर दे कैन, वेयर इट इज पॉपुलस, बेटर वर्ड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, दैट इज़ वेयर वी विल फाइंड देम। रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं की है, सो मैं वो वाला पॉइंट नहीं करूँगी। फिर आ जाते हैं क्रेडिट फैसिलिटीज़ के ऊपर। क्रेडिट फैसिलिटीज़ कौन देता है, डिपार्टमेंटल स्टोर वाले क्रेडिट फैसिलिटीज़ देते हैं टू द कस्टमर्स दैट दे नो। जो कस्टमर्स को लोग अच्छे से जानते हैं उन्हें क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिल जाती है। बट मल्टीपल स्टोर में या तो मल्टीपल शॉप में या तो चेन स्टोर में नो क्रेडिट फैसिलिटी, एवरीथिंग हैपन्स ऑन कैश बेसिस। पैसा दो और आप गुड्स लेकर जाओ, ठीक है। इसमें क्रेडिट फैसिलिटी अलाउड है, इसमें
नहीं है। नेक्स्ट है सर्विसेज ऑफर्ड। ये लोग बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, रेस्टोरेंट होगा, बाद में आपको यहाँ पे ऑल्टरेशन का आपका काम हो जाएगा, सब हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई सर्विसेज नहीं मिलती है, यहाँ पे बहुत कम सर्विस, जैसे आफ्टर सेल सर्विस इफ दे आर सेलिंग सम गुड एंड इट इज डिफेक्टिव, दैट्स इट, और कोई सर्विस नहीं देंगे, बट यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको सर्विसेज मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है क्लास ऑफ कस्टमर्स। कैसे कस्टमर्स होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में? वो सारे लोग आएंगे जो लोग थोड़े हाई इनकम ग्रुप वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी चीज़ें ना एक्सपेंसिव होती है, तो जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं दे विल कम ओवर हियर। बट जो ये चेन स्टोर की अगर हम बात करें, वहाँ पे थोड़े से लो इनकम ग्रुप वाले लोग आते हैं, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए कि एटलीस्ट वी शुड गेट गुड क्वालिटी गुड्स एंड दैट टू आर रीजनेबल प्राइस। सो वो कौन प्रोवाइड करता है? चेन स्टोर प्रोवाइड करता है अच्छी क्वालिटी के गुड्स और कम प्राइस पे भी देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्राइसिंग। प्राइसिंग में क्या कह रहे हैं? यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर में कोई फिक्स प्राइस नहीं होता है, कभी कुछ ना कुछ वो लोग डिस्काउंट देते रहते हैं अपने मर्जी पे, वैसे चलते रहता है। चेन स्टोर पे ऐसा नहीं, हर एक चेन स्टोर जितने भी निरुला के हो गए या तो बाटा के हो गए, आप उसके कोई भी स्टोर पे जाइए, आपको वो जो प्रोडक्ट है उसका आपको हर एक जगह पे प्राइस फिक्स्ड मिलेगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज एनीवेयर। सो यहाँ पे प्राइसिंग क्या है? फ्लक्चुएट होती रहती है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। यहाँ पे प्राइस हर एक शॉप में सेम ही होगी। तो पर अगर देखिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ प्रोडक्ट पूछे तो आप उसके भी बारे में लिख सकते हैं, बिकॉज आई हैव गिवन इट टू यू। बट अगर आपको सीधा ही वो लोग कह दे ऑन दिस बेसिस, तो हमें अपने मर्जी से कोई भी नहीं लिखने हैं, जो वो कह रहे हैं उसके बेसिस पे लिखे, और अपने मर्जी के ना लिखे, अपने मर्जी के लिखेंगे तो फिर हमारे मार्क्स मिलेंगे ही नहीं, कट हो जाएंगे और फिर हम लोग रोएंगे कि ये क्या हुआ। अरे बट उन्होंने जो कहा है वैसे करो ना, क्यों हमें अपना एक्स्ट्रा ऐसे करना है? जो कहा है उतना करके खत्म करो एंड गेट योर मार्क्स। ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। आ जाते हैं 10th क्वेश्चन के ऊपर। Small scale industries are small in size but play a big role in the development of rural India. Explain briefly the role of small industries in rural area. रूरल एरिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्या योगदान है, वो लोग हमें उस बारे में पूछ रहे हैं। ऐसे ही आपको एक और क्वेश्चन आ सकता है, वो है ये, एक्सप्लेन ब्रीफली द रोल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें पता है कौन सा आएगा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्या योगदान है इन इंडिया, तो हम उस बारे में सारे पॉइंट्स लिख देंगे। अभी यहाँ पे रूरल एरिया का ही पूछा है, वी विल टॉक अबाउट दैट। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, हमें दोनों को मिक्स नहीं करना है। मैंने वीडियो बना दी है एक पूरा ही इसके ऊपर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, जिसमें हमें सब कुछ था। मैंने आपके काफ़ी ही सारे क्वेश्चंस इसमें ख़त्म किए थे, सारे छोटे वाले भी बड़े वाले भी। सो इफ़ यू वांट दैट आंसर ऑल्सो यू कैन प्लीज़ गो ऑन दैट वीडियो एंड यू कैन चेक दैट। अभी फ़िलहाल हम ये वाले आंसर की बात कर लेते हैं। इसमें क्या आएगा? देखिए रूरल इंडिया में कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इन्हें, उसके बाद वो लोग क्या कर रहे हैं? इकोनॉमी के ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, फिर रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, उसके बाद माइग्रेशन जो हो रहा है उसे रोक रहे हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कर रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, वो लोग छोटे छोटे जगह पे भी जाकर वो लोग जॉब दे रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, वहाँ पे भी पैसे पहुँच रहे हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यहाँ पे हो रहा है। ये डेवलपिंग इन रूरल एरियाज़ कैसे? देखिए वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे तो और भी काफ़ी सारी सर्विसेज आएगी, जो रोड्स हैं वो काफ़ी बढ़िया हो जाएंगे, वहाँ पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, ये रूरल एरिया भी अच्छा खासा बढ़ेगा, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी आएगी। एवरीथिंग विल हैपन वंस एन इंडस्ट्री ओपन्स इन अ रूरल एरिया, क्योंकि उन्हें भी तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाहिए ना। अगर ऐसे कच्चे रोड होंगे वहाँ से वो लोग ट्रांसपोर्टेशन उनके लिए बहुत दिक्कत देगा। सो दैट्स द रीज़न रूरल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, रूरल एरियाज़ को डेवलप करने में हेल्प करता है। ओके सो यहाँ पे हम लोग ये 5 पॉइंट्स है। देखिए 5 पॉइंट्स है, 5 मार्क का है, हमारा आंसर हो गया।
ये 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद ही रख लीजिए। अगर आपको चाहिए आप इसे कैसे याद रख सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एम्प्लॉयमेंट के बारे में। अभी इसको ऐसे याद रखिए, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है वहाँ पे तो माइग्रेशन नहीं होगा। अब एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो उससे क्या होगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी तो बराबर होगी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी होती है। सिंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर आ रही है तो फिर रीजन का डेवलपमेंट भी होगा। भी इतनी सारी इंडस्ट्रीज खुल रही है तो इकोनॉमी में भी तो हेल्प कर रहे हैं वो लोग, इतने ज़्यादा पैसे जनरेट हो रहे हैं, सो दे आर ऑल्सो हेल्पिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। ओके, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। सो ऐसे अगर आपको चाहिए आप ये 5 हेड पॉइंट्स लिख सकते हैं। ये 5 हेड पॉइंट्स के साथ आप फिर इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। और ये हो गया हमारा ये आंसर समाप्त। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, व्हाट इज मेंट बाय शेयर्स। शेयर्स क्या होते हैं, जब भी एक कैपिटल को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है उसे हम शेयर्स कहते हैं। डेफिनेशन हमने काफ़ी बार कर चुके हैं, बहुत ही ईजी है, सेम टू सेम यही लिख कर आइए, उसमें कोई चेंजेस मत कीजिए। फिर पूछ रहे हैं 2 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पूछ रहे हैं इक्विटी शेयर्स के। एडवांटेजेस में क्या आ जाएंगे, देखिए एक्सप्लेन भी करना है बट अभी मुझे पता है आपको एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से कर सकते हैं, सो आई जस्ट टॉक टू यू अबाउट दीज पॉइंट्स। एडवेंचरस जो इन्वेस्टर्स है उसे अट्रैक्ट करते हैं, द पीपल हु आर विलिंग टू टेक रिस्क दे अट्रैक्ट देम। नेक्स्ट है नो बर्डन टू पे डिविडेंड, कोई बर्डन ही नहीं है। इफ द कंपनी थिंक्स दैट दे हैव इनफ प्रॉफिट देन दे विल पे द डिविडेंड टू देम, if they don't then they don't pay the dividend, so company does not have any kind of burden that oh we have to pay them dividend, we don't have money, what to do, but they will be like oh it's equity shares, not an issue if we don't give them dividend this year, so that's the reason it is not a burden on the company. Disadvantages kya hai, dilutes voting power. Why? Because with the increase in the equity shareholders there will be more people who are going to vote, there are in the management who has power for the in the management of the company, so more people are voting, so because of which what will happen, that management खराब हो जाएगी, voting power जो होती है वो इतनी नहीं रहेगी। पहले 10 लोग वोट करके डिसाइड कर रहे थे, now there are 50 people who are deciding now, so because of which there is voting power dilution. Not suitable for people who want steady income. Those who want steady income, it is not suitable for them because over here the dividend keeps on fluctuating. Either they will get good dividend or they will get very less, or there are some times when they get no dividend at all, because of which it is not suitable for them. If someone wants steady income, if someone is a very cautious investor, they do not want to take any kind of risk, then this thing is not suitable for them. So ये हो गया हमारा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ऐसे आपको है ना कोई भी सोर्स ऑफ फाइनेंस के आ सकते हैं, मैं आपको वापस से बताऊंगी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बट बाकी के भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे ट्रेड क्रेडिट हो गया हमारा, हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, किसी के बारे में भी पूछ सकते हैं, सो प्लीज़ डोंट लीव एनीथिंग। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे मैंने आपको दिया है और का ऑप्शन। डिस्कस द सर्विसेज ऑफर्ड बाय रिटेलर टू होलसेलर। रिटेलर होलसेलर को कौन सी सर्विसेज ऑफर करता है, हमें उस बारे में पूछ रहे हैं। कौन सी करता है, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है, पर्सनल सेलिंग है, लार्ज स्केल ऑपरेशन इनकी वजह से हो पाते हैं, मार्केट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और प्रमोशन में भी हेल्प करते हैं गुड्स के। एक बार आपको मैं सिर्फ ये समझा देती हूँ, आप इसको फिर लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में कैसे हेल्प करता है, होलसेलर एक जगह बैठा है, रिटेलर तो काफ़ी सारी जगह फैले हुए हैं, तो सब जगह पे वो लोग कस्टमर्स को गुड्स क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करेंगे। पर्सनल सेलिंग, सारे लोगों से मिलते हैं, उनको समझते हैं और उनसे फिर वो लोग गुड्स बेचते हैं, तो पर्सनल सेलिंग हो गया, दे आर इन डायरेक्ट टच विद द कस्टमर। लार्ज स्केल ऑपरेशन, इनकी वजह से लार्ज स्केल ऑपरेशन होता है, बहुत सारे रिटेलर्स साथ में आते हैं, अपना छोटा छोटा ऑर्डर देते हैं और वो छोटे छोटे ऑर्डर एक साथ मिलके बहुत बड़ा ऑर्डर हो जाता है और फिर ये जो ऑर्डर है होलसेलर मैन्युफैक्चरर को दे सकता है। मार्केट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देता है, बिकॉज ही इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स, he knows what they want, what is the new fashion trend that is going on, all this information he collects from them and then he gives it to the wholesaler about it. प्रमोशन में हेल्प करता है, व्हाट डज ही डू, इमेजिन इफ देयर इज अ जनरल स्टोर में उसने एक कांच का ऐसा लगा के रखा है, वहाँ पे बहुत सारे शेल्फ्स है,
वहाँ पे वो सारे प्रोडक्ट्स को क्या करता है, शो लगा के रखता है डिस्प्ले में, ताकि क्या हो, वो गुड्स प्रमोट हो सके। अगर कोई नया प्रोडक्ट भी आया है मार्केट में, उसके बारे में भी उन्हें बताएंगे वो लोग, ताकि क्या हो, वो नया गुड के बारे में वो लोग प्रमोशन कर रहे हैं, सो दैट दैट गुड विल ऑल्सो बी सोल्ड। ये हो गए हमारे कौन से सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू होलसेलर। वैसे ही देखिए, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू द नेशन। नेशन को इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। नेशन के लिए देखिए, फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर पाएंगे, रिसोर्सेज जितने थे उसे बहुत अच्छी तरह से यूज कर पाते हैं, ग्रोथ होता है कंपनी का, नहीं सॉरी नेशन का, और एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिलती है। एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा। ये सारे हैं हमारे कौन से बेनिफिट्स ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस टू द नेशन। ऐसे ही बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू हमारे पास फर्म भी है, जो हम लोग कर सकते हैं, करना ही है। ओके, सो ये हो गया हमारा आज का सैम्पल पेपर, दैट वाज ऑफ 40 मार्क्स। आई होप सो आपको अच्छे से समझा हो, आपको आंसर कैसे लिखने हैं। अगर आपको कोई डाउट है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एवरीवन।